मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। SC, ST और OBC आरक्षण में हो आय आधारित प्राथमिकता याचिका पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण को तैयार। कुत्ते दोबारा सड़कों पर वापस नहीं आएंगे, दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। गंगोत्री में बनी झील से धराली में आ रहा पानी, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। कनाडा में कैफे पर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा। राहुल भी थे और प्रियंका भी थी, लेकिन जानिए आज विपक्ष के मार्च का मैन ऑफ द मैच क्यों बन गए अखिलेश। सांसदों को लेकर दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग चेन्नई में उतारना पड़ा, 100 यात्रियों की अटकी सांसें। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी डबल स्ट्राइक ताकत, 26 अगस्त को नौसेना को मिलेंगे 2 स्वदेशी फ्रिगेट। टाटा कैपिटल IPO अपर लेयर NBFC के पब्लिक इश्यू के ड्राफ्ट पेपर्स आखिरकार सार्वजनिक हुए। चीन की योजना भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तक रेल नेटवर्क बनाने की रिपोर्ट। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की ने PM मोदी को लगाया फोन, जाने क्या हुई बातें। सूखा पड़ा ईरान, पानी बिजली के लिए मचा हाहाकार, आखिर एक साथ कैसे आए 3 संकट। संजय कपूर से 4 साल से नहीं की बात, 30,000 करोड़ संपत्ति विवाद के बीच बहन का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा मां रो रही। वीर पहाड़िया ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड को दिया निकनेम, सुनकर छूटी तारा सुतारिया की हंसी। सनातन विरोधी टिप्पणी करने पर कमल हासन को मिली जान से मारने की धमकी, जानिए मामला। चलिए विस्तार से जानते हैं। SC, ST, OBC आरक्षण में आय आधारित प्राथमिकता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने को तैयार है। केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई कि आरक्षण का लाभ पत्र समुदायों के बीच गरीब लोगों को मिले और इसके लिए आय आधारित प्राथमिकता लागू की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप होगा और समान अवसर सुनिश्चित करेगा, जबकि मौजूदा आरक्षण कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि वकील को काफी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है और याचिका के अनुसार दशकों से आरक्षण लागू होने के बावजूद आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग अक्सर लाभ से वंचित रह जाते हैं और अपेक्षाकृत संपन्न लोग ही आरक्षित वर्ग के भीतर अधिकतर लाभ उठा लेते हैं। याचिका में क्या कहा? याचिका में कहा गया है कि आय आधारित प्राथमिकता से यह सुनिश्चित होगा कि मदद सबसे पहले जरूरतमंदों तक पहुंचे। यूपी निवासी रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सरकारी रोजगार एवं शैक्षणिक अवसरों में अधिक न्याय संगत एवं समान रूप से आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नीतियां बनाने का निर्देश दे, जिससे आरक्षण के लाभ का वितरण मेरिट कम मीन्स योग्यता एवं आर्थिक आधार दृष्टिकोण से हो सके। सही ही कहा है कि प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में आय आधारित वरीयताओं को लागू या अपनाने का निर्देश दें, जिससे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण लाभ का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। ऐसे दिशा निर्देश बनाने का आदेश दें, जिससे प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को एक उप श्रेणी के रूप में माना जाए तथा उन्हें चयन प्रक्रिया में अधिक योग्यता एवं प्राथमिकता प्रदान की जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को उठाएं और उन्हें आश्रय स्थलों शेल्टर होम्स में रखें। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आएंगे।
आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने कई निर्देश पारित किए और चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने के काम में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी। जानिए कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने और उन्हें पकड़ने के काम में रुकावट डालता है और इसकी सूचना हमें दी जाती है तो हम ऐसी किसी भी रुकावट के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। कथित पशु प्रेमी क्या उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जो रेबीज के शिकार हो गए? क्या वे उन बच्चों की जिंदगी वापस ला पाएंगे? जब स्थिति की मांग होती है तो आपको कार्यवाही करनी ही होती है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। भविष्य में आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। जल्द से जल्द सभी इलाकों, विशेष रूप से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों और बाहरी हिस्सों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करें। ये कैसे करना है, ये अधिकारियों को देखना है। इसके लिए यदि उन्हें एक बिल बनाना पड़े तो वे इसे जल्द से जल्द करें। शहर और बाहरी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना सबसे पहला और प्रमुख काम है। शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों से बचाना होगा जिनके काटने से रेबीज होता है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों, चाहे वे छोटे हो या बड़े, के मन में ये विश्वास पैदा हो कि वे सड़कों पर आवारा कुत्तों के काटने के डर के बिना घूम सकते हैं। जो भी कुत्ता किसी भी इलाके से पकड़ा जाए उसे किसी भी हालत में दोबारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा, वरना ये पूरा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। सभी इलाकों से तत्काल उठाने का आदेश। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए। खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में ये काम प्राथमिकता पर हो। अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े तो तुरंत बनाई जाए। अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करना है। किसी भी बाधा पर अवमानना कार्यवाही। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा तो उस पर अवमानना की कार्यवाही होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि हम कुछ कुत्ते प्रेमियों की वजह से अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता, खासकर असली वैक्सीन, एक बड़ी चिंता है। संबंधित अधिकारी, विशेषकर दिल्ली सरकार को यह विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि कहां-कहां वैक्सीन उपलब्ध है, कितना भंडार है और हर महीने कितने लोग इलाज के लिए आते हैं। एबीसी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने बताया बेतुका। कोर्ट ने मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी नियम, जिसमें कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है, उसे बेतुका करार दिया है। अदालत ने कहा कि वे इससे समस्या खत्म नहीं होती और खतरा बरकरार रहता है। शेल्टर होम बनाने का हो सख्त टाइम फ्रेम। एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार और नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के प्राधिकरण को 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर बनाने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। इन शेल्टरों में पेशेवर स्टाफर नसबंदी और टीकाकरण की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, बाहर निकलने पर पाबंदी। पहले चरण में 5000 कुत्तों के लिए काम शुरू करने को कहा गया है। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि। सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता की सुरक्षा के लिए है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को रेबीज का खतरा न हो। कोर्ट ने कुत्तों के हमले या काटने की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया है। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई है। अभी धराली में एक झील से पानी आ रहा है और बारिश ने भी स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। झील का पानी आने के कारण कई रास्ते एक बार फिर बंद हो गए हैं और आवागमन बाधित हुआ है। धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। धराली की तबाही के बाद अब ऐसी स्थितियों ने स्थानीय लोगों को एक बार फिर चिंतित कर दिया है। दरअसल धराली में गंगोत्री के पास बनी एक झील से पानी आ रहा है। इस पानी के कारण जगह जगह जल भराव की हालत है। इसके कारण रकई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। उस पर इलाके में बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पानी आने के कारण कई रास्ते बंद। धराली में पानी आने के कारण धराली की अस्थायी सड़कों पर पानी ही पानी भर गया है। इसके कारण गंगोत्री से धराली का मार्ग एक बार फिर से अवरुद्ध हो गया है। साथ ही अस्थायी रास्तों के निर्माण को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है।
गंगोत्री के आसपास भारी बारिश से भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ा है। पिछली तबाही के बाद अब ये हालात डरा रहे। धराली में लगातार बारिश हो रही बारिश ने स्थानीय लोगों को डरा दिया है। लोग पिछली तबाही से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। बावजूद इसके ये बारिश और झील से आ रहे पानी ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को हुई लगातार बारिश के कारण आपदाग्रस्त धराली और हर्षिल में बचाव अभियानों में रुकावटें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू नहीं की जा सकी और मलबे में दबे लोगों की तलाश का काम भी प्रभावित हुआ है। धराली हादसे के बाद 42 लोग अभी भी लापता। 5 अगस्त को खीरगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ से धराली गांव में जमा हुए मलबे में लापता लोगों के जीवित होने की संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि आपदा के बाद लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर चुका है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 43 लोगों के लापता होने की सूचना है, जिनमें से धराली गांव के एक युवक आकाश पवार का शव बरामद किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष लापता 42 लोगों में सेना के 9 कार्मिकों के अलावा धराली गांव के 8, आसपास के क्षेत्रों के 5, टिहरी जिले का 1, बिहार के 13 और उत्तर प्रदेश के 6 व्यक्ति शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि कुछ दिन पहले कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी की 2 घटनाएं सामने आई थी और अभिनेता सलमान खान के साथ संबंधों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से मिली धमकियों के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि इस बारे में पुलिस अधिकारी खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है, इस बारे में वो जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा को इससे परेशानी न हो, पुलिस ऐसी हर चीज कर रही है। सलमान खान को लेकर कपिल शर्मा से नाराज लॉरेंस गैंग। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर दूसरी बार गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें उसने कहा था कि अभिनेता सलमान खान को कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया था, इस कारण से निशाना बनाया गया। गोलीबारी के वायरल वीडियो में गोलियों की आवाजों के बीच एक आवाज सुनाई गई, जिसमें कहा गया, हमने टारगेट को फोन किया था लेकिन उसने नहीं सुना, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अगर वो अभी नहीं सुनता तो अगला कदम मुंबई में जल्द ही उठाया जाएगा। 1 महीने में कपिल के कैफे पर दूसरी बार हुई गोलीबारी। कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को 1 महीने में कम समय में दूसरी बार गोलीबारी की गई, जिसमें कम से कम 25 गोलियां चली और खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। ढिल्लो पंजाब पुलिस और एनआईटी का वांटेड अधिकारी है। दिल्ली में सोमवार को सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ था। संसद भवन के मकर द्वार से निकले विपक्षी सांसदों के कदमों में एक अलग ही जोश था। हाथों में तख्तियां, सिर पर सफेद टोपी पहने तमाम दिग्गज विपक्षी नेता मार्च में शामिल हुए। विपक्षी नेता निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ट्रांसपोर्ट भवन के पास लगी बैरिकेडिंग ने जुलूस की रफ्तार थाम दी और यहीं से सियासी नारेबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के नेता कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल थे। भले ही उनकी पार्टी हाल ही में इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर चुकी है, हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में मैन ऑफ द मैच बनकर निकले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को सबसे पहले पार किया। अखिलेश के कदम के बाद विपक्षी नेताओं में काफी जोश देखने को मिला। हिरासत में लिए जाने के बाद भी विपक्षी सांसद आक्रामक रहे। महिला सांसदों ने भी मार्च में जमकर हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी भी पूरे तेवर में दिखी। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, दिल्ली पुलिस की रोक-टोक और नेताओं के नारे एक साथ गूंजने लगे। बैरिकेड पर चढ़ी कांग्रेस सांसद ज्योति मणि और संजना जाटव के तेवरों ने माहौल को और गरमा दिया। पुलिस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस सांसद ज्योति मणि और संजना जाटव पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर खड़ी हो गई और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्षी नेताओं की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मार्च का हिस्सा बने। आप ने हाल ही में इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी।
मार्च शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी ने भी इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मांगी है। राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित धांधली का आरोप लगाए जाने और इस संबंध में कुछ खुलासे करने का दावा किए जाने के बाद विपक्षी दलों का यह पहला विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए 7 अगस्त को आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का मॉडल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने दिल्ली में संवाददाताओं के समक्ष महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 मतों की चोरी की गई, जबकि ये सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 32,707 मतों के अंतर से जीती थी। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी समस्या के कारण रविवार शाम चेन्नई भेजा गया। जानकारी के अनुसार इस फ्लाइट में 5 सांसद भी मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल, कोडिकुलेन सुरेश, अडूर प्रकाश, के राधाकृष्णन और रॉबर्ट ब्रूस इस विमान से दिल्ली जा रहे थे। एयरलाइन के एक बयान में कहा, 10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले AI 2455 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी दिक्कत और खराब मौसम के कारण विमान को एतिहाद चेन्नई की ओर मोड़ दिया। हमें भाग्य ने बचाया। इस घटना को लेकर कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी किया और इसे एक भयावह घटना बताया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि इस विमान में उनके अलावा और भी सांसद थे और यात्री थे। उन्होंने लिखा, जो एक विलंबित प्रस्थान से शुरू हुआ वो एक कष्टदायक यात्रा में बदल गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हमें अभूतपूर्व टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन 1 घंटे बाद कैप्टन ने उड़ान सिग्नल में खराबी की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया। लगभग 2 घंटे तक हम उतरने की अनुमति का इंतजार करते हुए हवाई अड्डे के चक्कर लगाते रहे। पहले प्रयास के दौरान उसी रनवे पर एक और विमान था। उस क्षण कैप्टन के लैंड न करने के फैसले ने विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली। दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतर गया। हम कौशल और भाग्य से बच गए। यात्रियों की सुरक्षा भाग्य पर निर्भर नहीं हो सकती। मैं DGC इंडिया और MOCAG गोल से आग्रह करता हूं कि वे इस घटना की तत्काल जांच करें, जवाबदेही तय करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक फिर कभी ना हो। मानक प्रक्रियाओं का पालन किया। वहीं एयर इंडिया ने इस मामले में बयान जारी कर वेणुगोपाल को जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि उड़ान के रनवे पर किसी अन्य विमान की उपस्थिति के कारण गो अराउंड नहीं किया गया, बल्कि चेन्नई ATC के निर्देशों के कारण किया। एयर इंडिया ने एक पोस्ट में लिखा, वेणुगोपाल, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण एहतियातन चेन्नई की ओर विमान मोड़ा गया था। चेन्नई हवाई अड्डे पर पहली बार उतरने के प्रयास के दौरान चेन्नई ATC ने विमान को वापस जाने का निर्देश दिया था, न कि रनवे पर किसी अन्य विमान की मौजूदगी के कारण। हमारे पायलट ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं और इस मामले में उन्होंने पूरी उड़ान के दौरान मानक प्रक्रियाओं का पालन किया। हम समझते हैं कि ऐसा अनुभव परेशान करने वाला हो सकता है और हमें खेद है कि इस डायवर्जन से आपको असुविधा हुई होगी। हालांकि सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत भारतीय नौसेना लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। 26 अगस्त को नौसेना को 2 स्वदेशी फ्रिगेट मिलेंगे, जिससे नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। 1 जुलाई को नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और 31 जुलाई को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी नौसेना को सौंपे गए थे। अब इन दोनों फ्रिगेट की कमीशनिंग की तारीख भी तय हो गई है। 26 अगस्त को विशाखापत्तनम में एक ही दिन दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। 2025 के अंत तक इस क्लास के 3 वॉरशिप नौसेना में होंगे। पहला INS नीलगिरी इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत अब देश में ही फ्रिगेट बना रहे हैं। 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट तैयार हो रहे हैं। इनमें से 5 जहाज MDL और GRSC द्वारा लॉन्च हो चुके हैं और समुद्री परीक्षण पर हैं। उदयगिरी नेवल डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन शिप है। हिमगिरी और उदयगिरी के शामिल होने के बाद 2025 में अब तक 7 स्वदेशी वॉरशिप नौसेना से जुड़ जाएंगे। ये सब स्टील्थ फ्रिगेट एंटी सरफेस व एंटी शिप वॉरफेयर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। एंटी एयर वॉरफेयर, एयर डिफेंस गन और ब्राक 8 लॉन्ग रेंज SAM इसमें तैनात हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, वरुणास्त्र, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर भी हैं।
इनमें उन्नत सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टीफंक्शन डिजिटल रडार हैं जो लंबी दूरी से हमले का पता लगाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की क्षमता और हैंगर सुविधा है। खास बात यह भी है कि इन फ्रिगेट का 75% से ज्यादा हिस्सा, उपकरण, डिजाइन और स्टील पूरी तरह से स्वदेशी है। नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 67वां टन वजनी ये जहाज 3 नॉट लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये शिवालिक क्लास से लगभग 5% बड़ा है। जाहिर सी बात है कि स्वदेशी वॉरशिप के जरिए भारत को ब्लू वाटर का सिकंदर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आईपीओ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इन एसपीएफसी में पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% की हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी के 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल। टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, उसे पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपनी शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड्स ने राइट्स इश्यू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत में राइट्स इश्यू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए। चीन शिनजियांग प्रांत तिब्बत रेल परियोजना LAC। चीन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना पर काम कर रहा है और इसका एक हिस्सा भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक से गुजरेगा। मीडिया में आई खबरों में ये जानकारी दी गई है। हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक इस साल विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में से एक पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की जाएगी, जो शिनजियांग के होटन को तिब्बत के लहासा से जोड़ने वाली रेल परियोजना के निर्माण और संचालन की देखरेख करेगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शंघाई सिक्योरिटीज न्यूज के हवाले से दी गई खबर में कहा कि शिनजियांग तिब्बत रेलवे कंपनी XTRC को औपचारिक रूप से 95 अरब युआन 13.2 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया है और परियोजना के निर्माण के लिए इसका पूर्ण स्वामित्व चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप के पास है। हुबे स्थित हुआनयुंग सिक्योरिटीज ने शुक्रवार को एक शोध पत्र में कहा, इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक लहासा केंद्रित 5000 किलोमीटर लंबा पठारी रेल ढांचा स्थापित करना है।
अखबार में शनिवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक परियोजना ने पंजीकृत पूंजी प्रारंभिक वित्त पोषण को दर्शाती है, न कि कुल परियोजना लागत को। उदाहरण के लिए 1800 किलोमीटर लंबे सिचुआन तिब्बत रेलवे के निर्माण पर 320 अरब युआन 45 अमेरिकी डॉलर लागत आने की उम्मीद है। खबर में कहा गया है, रेल मार्ग के कुछ हिस्से चीन भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास से भी गुजरेंगे, जो दोनों देश के बीच मौजूदा सीमा है। इसके मद्देनजर ये शेष चीन की तुलना में कम बुनियादी ढांचे वाले सीमांत क्षेत्र में सामरिक महत्व रखता है। इस क्षेत्र में चीन ने कई विशाल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम किया है, जिनमें शिनजियांग तिब्बत राजमार्ग, जिसे G219 राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो 1962 के युद्ध में एक प्रमुख विवाद बिंदु था। खबर में कहा गया कि शिनजियांग तिब्बत रेलवे तिब्बत के देश को बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 4 रेल मार्गों में से एक है, जबकि अन्य सेवाएं पश्चिमी क्षेत्र को किंघई, सिचुआन और यूनान प्रांतों से जोड़ती है। इसमें कहा गया है कि किंघई तिब्बत लाइन चालू है, जबकि अन्य 2 पर निर्माण कार्य जारी है। चीन का तिब्बत क्षेत्र हवाई, सड़क और रेल नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लहासा से इसका हाई स्पीड रेल नेटवर्क अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि नए शिनजियांग तिब्बत रेल संपर्क की चीन की योजना ऐसे समय में आई है जब पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से ज्यादा समय तक संबंधों में आई कड़वाहट के बाद बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सामान्यकरण की शुरुआत हुई है। अक्साई चीन इसी क्षेत्र का हिस्सा है। पिछले वर्ष रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ। मोदी ने 31 अगस्त से शुरू होने वाले 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। चीन तिब्बत में कई विशाल निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के निकट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण भी शुरू किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूच लिबरेशन आर्मी BLA को एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। BLA, जिसे मजीद ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, एक उग्रवादी समूह है जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। इस प्रांत की सीमा उत्तर में अफगानिस्तान और पश्चिम में ईरान से लगती है। पाकिस्तान के हमलों का जिम्मेदार विदेश विभाग ने कहा है कि मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO में डाल रही है। साल 2019 में अमेरिका ने BLA को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT में डाला था। विदेश विभाग के अनुसार साल 2019 से ही BLA ने पाकिस्तान में हुई कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। साल 2024 में BLA ने दावा किया था कि उसने कराची एयरपोर्ट और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के करीब हुए आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया है। विदेश विभाग ने अपने बयान में जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र किया है। इस साल मार्च में जिस जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था, उसकी जिम्मेदारी भी BLA ने ही ली थी। ये ट्रेन क्वेटा से पेशेवर जा रही थी जब इसे हाईजैक कर लिया गया था। BLA ने 300 यात्रियों को बंधक बना लिया था। उस घटना में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों समेत 31 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध विदेश विभाग ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। विदेश विभाग की माने तो संगठनों को आतंकी सूची में डालना ये बताता है कि अमेरिका किस तरह से इस आफत से लड़ रहा है और कितने प्रभावी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को मिल रही मदद को खत्म करने में लगा हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि सोमवार को जो फैसला लिया गया है वो इमिग्रेटेड एंड नेशनलिटी एक्ट के सेक्शन 219 के तहत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच ये वार्ता ऐसे समय में हुई जब कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में खास मुलाकात होने वाली है। दोनों नेता इस दौरान रूस यूक्रेन को खत्म करने की चर्चा कर सकते हैं। युद्ध पर हुई चर्चा PM मोदी ने X पर लिखा है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर भारत की दृढ़ स्थिति के बारे में उन्हें बताया है। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीएम मोदी और जेलेंस्की पिछले साल न्यूयॉर्क में मिले थे और इस दौरान दोनों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर चर्चा हुई थी। जेलेंस्की ने बताई क्या बात। वहीं जेलेंस्की ने इस मीटिंग के बारे में एक्स पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई। हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति दोनों पर मैं प्रधानमंत्री को हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूँ। मैंने हमारे शहरों और गांवों पर रूसी हमलों और कल जापोरिजिया के बस अड्डे पर हुए हमले के बारे में बताया। यहां एक नियमित शहरी सुविधा पर रूस की ओर से जानबूझकर की गई बमबारी में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और ये ऐसे समय में है जब युद्ध को समाप्त करने की अंततः कूटनीतिक संभावना है। युद्ध विराम के लिए तत्परता दिखाने के बजाय रूस केवल कब्जा और हत्याएं जारी रखने की अपनी इच्छा दिखा रहा है। न्यूयॉर्क में होगी मुलाकात। जेलेंस्की के अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और स्थिति से सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ी हर चीज का फैसला यूक्रेन की भागीदारी से ही लिया जाना चाहिए। अन्य परिणामों से तरीके नहीं निकलेंगे। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक द्विपक्षीय मुलाकात और यात्राओं के आदान प्रदान पर काम करने पर सहमत हुए हैं। ईरान में अभी पानी और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी कि राजधानी तेहरान सहित देश के कुछ हिस्सों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की जनता को बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि जिस देश के पास खुद कच्चे तेल का अथाह भंडार है, वहां बिजली संकट क्यों आ गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको ईरान में सूखे के संकट से कैसे जल संकट और बिजली संकट को पैदा कर दिया है, उसके बारे में बताएंगे। ईरान में जल संकट। ईरान की राजधानी तेहरान में इस साल बारिश बहुत कम, लगभग आधी हुई है। सरकारी IRIB न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि ईरानी बांधों का जल भंडार उनकी कुल क्षमता का केवल 42% रह गया है, यानी बांधों में उनकी क्षमता के आधे से भी कम पानी है। रिपोर्ट में कहा गया कि 22 सितंबर 2024 को शुरू हुए चालू जल वर्ष की शुरुआत के बाद से ईरान के बांधों में केवल 23.56 बिलियन क्यूबिक मीटर BSM पानी आया है, जो पिछले साल के समान अवधि के आंकड़े की तुलना में 42% कम है, जो 40.55 BSM था। ईरान की अर्ध सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने रविवार को तेहरान में कई ईरानी मीडिया डायरेक्टर के साथ एक बैठक की और पानी संकट से निपटने के लिए उनके प्रशासन द्वारा लागू किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। पेजेश्कियान ने कहा कि शरद ऋतु के दौरान प्रांत में पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के पास तालेकान बांध से तेहरान तक पानी ट्रांस करने के लिए 24 घंटे प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, यह स्पष्ट नहीं है इस कदम से राजधानी के जल संकट को हल करने में मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि प्रांत की वर्षा में 45% की गिरावट आई है। शनिवार को तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए तेहरान वाटर एंड वेस्ट वाटर कंपनी के जिला 5 के CEO मोहम्मद ताकी हुसैन जादेन ने तेहरान के बांधों का जल भंडार सितंबर के अंत तक रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपने पानी की खपत का प्रबंधन करने का आग्रह किया है। ईरान जल संसाधन प्रतिबंध के अनुसार पानी की कमी मुख्य रूप से अभूतपूर्व सूखे की वजह से हुई है, जिसने चालू जल वर्ष की शुरुआत से देश को प्रभावित किया है। कमी को दूर करने के लिए ईरानी अधिकारियों ने अल्पकालीन समाधान के रूप में प्रभावित शहरों में कार्यालय बंद करने और काम के घंटे कम करने का सहारा लिया है। जुलाई में ईरान को सरकार ने प्रति इंसान सिर्फ 130 लीटर पानी हर दिन इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया था। ईरान में बिजली संकट। तेहरान में 44 साल के डिजिटल मार्केटर सारा हर सुबह 6 बजे अपना फोन चेक करती है और वे सोशल मीडिया पर किसी दोस्त का मैसेज देखने के लिए फोन चेक नहीं करती, बल्कि ये देखने के लिए करती हैं कि दिन की बिजली कटौती कब शुरू होगी। ईरान में बिजली की कमी पूरे बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति फ्यूल सप्लाई समस्याओं दोनों के कारण है, जिसके कारण बिजली उत्पादन तेजी से बढ़ती मांग से पीछे रह गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में एक संसदीय रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान की 85% बिजली जीवाश्म ईंधन से आती है, केवल 13% जल विद्युत से और शेष नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा से आती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और बिजनेस टाइकून रहे संजय कपूर की मौत के बाद उनकी बहन मंदिरा कपूर ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई के लिए एक इमोशनल लेकिन क्रिप्टिक नोट लिखा।
उन्होंने अपनी संजय और मां रानी कपूर की एक खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की और लिखा कि राखी के मौके पर उन्हें और उनकी मां को संजय की कितनी याद आई है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में मंदिरा ने संजय की अचानक मौत के बाद 30,000 करोड़ रुपए की सोना कॉमस्टार संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकारी विवाद की ओर भी इशारा किया है। संजय कपूर की बहन का क्रिप्टिक पोस्ट। इंस्टाग्राम पर मंदिरा कपूर ने अपनी भाई और मां की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुझे ये लिखने में पूरा दिन लग गया क्योंकि आज का दिन बहुत मुश्किल था। रक्षाबंधन खत्म होते होते तुम्हारी फोटो के पास फूल रखते हुए मैंने खुद को शांति रखने की कोशिश की, जबकि मां रो रही थी। वो धागा जो हमें बांधता है अदृश्य होते हुए भी मजबूत और अटूट है, हमारी यादों की तरह शाश्वत है। मैं तुम्हारे साथ बिताए पलों को फिर से जी रही हूँ और अब मैं खुद को तुम्हारी चाहतों और तुम्हारे सपनों की रक्षा करते हुए देखती हूँ। अगर तुम भी यहाँ होते तो सब कुछ अलग होता, सब कुछ बेहतरीन होता मेरे प्यारे भैया। इस पोस्ट में आगे मंदिरा ने लिखा, आज मैं तुम्हारी तस्वीर के कोने में धागा बांध रही हूँ। तुमने पिताजी की विरासत को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। मुझे पता है कि तुम इसे और आगे बढ़ाते। तुम्हारी यादों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हम बहादुर हैं और मुझे पता है कि तुम हमारी रक्षा करते रहोगे। रक्षाबंधन मुझे याद दिलाता है कि प्यार समय से परे है, हमारा बंधन अटूट है और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर मंदिरा का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और संजय की पहली पत्नी नंदिता मेहतानी ने इस पर कमेंट करते हुए रेड हार्ट इमोजी भी बनाई। जो लोग नहीं चाहते उन्हें बता दें कि संजय कपूर के निधन के बाद मंदिरा ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने उसके भाई की 4 साल से बातचीत बंद थी। मंदिरा ने लिखा है, मेरे भाई और मेरे पिछले 4 साल से बातचीत नहीं की। अहंकार और स्वाभाविक उत्साह के कारण भाई बहन के बीच की तकरार हुई जो पागलपन की हद तक बढ़ गई। हालांकि इससे वह कभी वापस नहीं आएगा। जो हम थे, जो हमारे पास था, उन्होंने हमेशा मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखा, एक सच्चे बड़े भाई और मित्र की तरह। अभिनेत्री तारा सुतारिया इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनका नाम एक्टर वीर पहाड़िया के साथ जोड़ा जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दोनों के रिएक्शन ने लिंकअप की खबरों को और हवा दे दी है। अब हाल ही में वीर पहाड़िया ने तारा सुतारिया को एक निकनेम दिया है। उन्होंने अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र किया है। तारा को बताया तारू। दरअसल तारा सुतारिया इन दिनों थोड़ी सी दारू म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। कनाडाई रैपर और सिंगर एपी ढिल्लो के साथ गाने में उनकी केमिस्ट्री दमदार है और ये गाना ट्रेंड कर रहा है। इस गाने पर मिल रहे रिएक्शन को तारा अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट कर रही हैं। गाने की सफलता से सिर्फ तारा ही नहीं, वीर भी काफी उत्साहित हैं। तारा नहीं रोक पाई हंसी। हाल ही में वीर पहाड़िया ने इस गाने का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। उन्होंने गाने के टाइटल से मिलता जुलता नाम इसके साथ लिखा है। वीर ने लिखा है थोड़ी सी तारू। उन्होंने गाने के टाइटल के साथ थोड़ी सी दारू के साथ मिलता जुलता नाम लिखा, थोड़ी सी तारू। ये देख तारा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उन्होंने वीर का ये पोस्ट अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, थोड़ी सी तारू, और इसके साथ हार्ट इमोजी और हंसने वाली इमोजी बनाई है। अक्सर साथ नजर आते हैं वीर तारा। बता दें कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया को कई बार साथ में स्पॉट किया गया है। दोनों को कई बार मुंबई और डिनर डेट्स पर भी एक साथ देखा गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके बीच की केमिस्ट्री सबके दिलों को जीत रही है। तारा ने दिल्ली में आयोजित इंडिया कोचर वीक 2025 में रैंप वॉक किया। उस वक्त भी ऑडियंस में वीर पहाड़िया ने उन्हें फ्लाइंग किस दिया था। वीर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने फिल्म स्काई फोर्स से एक्टिंग डेब्यू किया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिनेता कमल हासन ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर वो मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। टीवी एक्टर रविचंद्रन ने बहिष्कार की मांग करते हुए कमल हासन को जान से मारने की धमकी दी है। इस बयान के आते ही मनोरंजन जगत से लेकर राजनीति क्षेत्र तक हलचल मच गई है। कमल हासन को जान से मारने की धमकी। कई टेलीविजन शोज में काम कर चुके अभिनेता रविचंद्रन ने यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कमल हासन को एक नासमझ राजनेता कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ अभिनेता की टिप्पणी के लिए वह उनका गला काट देंगे। इस बात से कमल हासन और उनके प्रशंसकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। किस बात पर कमल हासन का हो रहा है विरोध? हाल ही में अभिनेता सूर्या के एनजीओ के 15 साल पूरे होने के समारोह में कमल हासन शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने नीट परीक्षा की आलोचना की थी और कहा था कि 2017 के बाद से उसने कई एमबीबीएस उम्मीदवारों के सपनों को कुचल दिया है। उन्होंने आगे कहा, शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म की बेड़ियों को तोड़ सकती है।
कोई और चीज अपने हाथों में मत उठाओ, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। क्या है मामले का अपडेट? धमकी आने के बाद कमल हासन की मक्कल निधि मय्यम पार्टी के सदस्यों ने रविवार को चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई और सुपरस्टार के लिए सुरक्षा की मांग की। इसके साथ ही सिनेमाघरों और OTT पर उनकी फिल्मों को बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। हालांकि कमल हासन ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।